हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी जो 2023 के टीयर 2 एग्ज़ाम में आई थी, सीजीएल के टीयर 2 एग्ज़ाम में। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2023 में किस तरह की वोकेबलरी पूछी गई थी जो आपको इस साल के मेंस के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला वर्ड आता है जो कि ईडियम से रिलेटेड है। तो हम इसमें देखते हैं अपना ईडियम कौन सा है, जो कि हाईलाइटेड है या फिर जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, डार्क ब्लैक कलर्स में जो लिखा हुआ है वही ईडियम है। तो द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो हम जो अंडरलाइन या फिर हाईलाइटेड वर्ड है वो देखेंगे। तो इसका मतलब होता है ईडियम का बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ बेयरली मैनेज टू एस्केप। इसका मतलब है कि मुश्किल से कहीं से निकल पाना या फिर कहीं से भाग जाना बहुत ही मुश्किल तरीके से। तो आप इसे याद रखेंगे, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। इसका मतलब होता है बेयरली मैनेज टू एस्केप, मतलब मुश्किल से कहीं से निकल पाना। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो कि एंटोनिम पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे जो अंडरलाइन पार्ट है सिर्फ उसी को आपको देखना है और उसका ही एंटोनिम आपको बताना है। एग्जाम में भी आप यही करेंगे, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एंटोनिम पूछा गया है उस पर हाईलाइटेड होगा या फिर उसे बोल्ड कलर या ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक कलर से लिखा गया होगा। तो आप उसे देखकर पहचान पाएंगे कि हमें इसका ही एंटोनिम या फिर सिनोनिम बताना है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसमें जो हाईलाइटेड या फिर अंडरलाइन वर्ड है वो है क्लोजल। तो क्लोजल आप सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है कि बहुत विशाल होना या फिर आकार में बहुत बड़ा होना। इसका एंटोनिम जो इसका उल्टा हो जाएगा वो है टिनी। तो टिनी आप याद रखेंगे, क्लोजल का एंटोनिम होता है टिनी, मतलब होता है कि बहुत छोटा या फिर स्मॉल साइज का। अगला वर्ड आता है हमारा जो कि ईडियम से रिप्लेस करने को बोला गया है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ईडियम इसमें अच्छे से प्लेस हो सकता है। तो माई फादर्स ऑफिस इज़ एट ए क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम। तो इससे मिलता जुलता जो ईडियम है हमारा वो हो जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। तो आप इसे याद रखेंगे कि माई फादर्स ऑफिस एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि मेरे फादर का जो ऑफिस है वो बहुत ही पास की दूरी पे है, मतलब हमारे घर से बहुत पास की दूरी पे है, बहुत छोटी दूरी पर है। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब ही यही होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो। जैसे कि आप बहुत बड़ा पत्थर फेंकना की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कम दूरी के लिए जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि हम बहुत बड़ा पत्थर ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते, मतलब छोटा डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं। तो एट अ स्टोन्स थ्रो होता है छोटा डिस्टेंस। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये भी एंटोनिम से रिलेटेड है। इसका एंटोनिम है हमारा जो वर्ड है स्टर्न। तो स्टर्न का जो एंटोनिम वर्ड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, उसका जो वर्ड है लीनियंट। तो स्टर्न का मतलब हम देखते हैं, स्टर्न का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर होना या हार्ड होना। तो आप इसे याद रखेंगे, स्टर्न का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर या फिर हार्ड होना। और ठीक इसका अपोजिट या फिर एंटोनिम जो होता है लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा लचीला या फिर नाजुक। तो आप इसे याद रखेंगे। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ स्टर्न, मतलब कि जो प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल स्कूल के, वो काफ़ी कठोर हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हैं। और इसका फिर उल्टा एंटोनिम लीनियंट हो जाएगा, मतलब नरम है और लचीले हैं। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है। तो इसमें आपको बताना है, ऊपर पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर आपको नीचे जो वर्ड दिया है आपको उसको पढ़ना है। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऊपर हम देखते हैं कि क्या पूछा है, वर्ड विथ इस सिनोनिम। तो इसमें आपसे पूछा है कि इस वर्ड का जो है वो सिनोनिम क्या होगा। तो हम जो वर्ड देखते हैं वो लिखा है वोग। तो वोग का जो सिनोनिम होता है वो होता है फैशन। तो आप इसे याद रखेंगे कि वोग का जो सिनोनिम है वो फैशन से रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखेंगे कि फैशन और वोग दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। अगला जो वर्ड आता है हमारा वो पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर आप जो नीचे क्वेश्चन दिया है उसे पढ़ेंगे। तो विलफुल डिस्ट्रक्शन। तो विलफुल डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारा वन वर्ड हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 4 हो जाएगा, सैबोटेज। तो इसका मतलब होता है, सैबोटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ देना। तो आप इसे याद रखेंगे, विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को नष्ट कर देना या फिर तोड़ के नष्ट कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। तो आप इसे याद रखेंगे, विलफुल डिस्ट्रक्शन होता है सैबोटेज, और सैबोटेज का जो मीनिंग है वो है तोड़ फोड़ करना या फिर नष्ट कर देना किसी चीज़ को। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो कि ये भी रिलेटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो इसमें हमसे पूछा गया है अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि दोस्तों एक ऐसा आदमी जो अपने आप की बहुत तारीफ़ करता हो, सिर्फ अपनी ही बढ़ाई करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे नार्सिसिस्ट। ऐसा व्यक्ति मतलब घमंडी या फिर स्वार्थी टाइप का होता है, जो एक
प्रॉब्लम होता है इनके साथ, इन्हें NDP होता है, मतलब नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका जो महत्व है वो हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप ऐसा अपने मन में सोचेंगे कि मेरा जो महत्व है वो हर जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखूँ। तो ये एक मेंटली डिसऑर्डर बीमारी है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ टू मच, तो नार्सिसिस्ट, एक व्यक्ति ऐसा जो अपने आप की बहुत तारीफ़ या अपने आप को बहुत बढ़ावा दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटी टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम, मतलब आपने टीवी में वगैरह में देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी आता है या फिर कहीं जा रहा होता है, तो जो फोटोग्राफर होते हैं वो बहुत सारे फोटोज़ उनकी क्लिक करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पेपराजी। तो आप इसे याद रखेंगे, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, पेपराजी। तो आप इसे याद रखें कि फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो खींचकर उन्हें बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पेपराजी। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो कि है ईडीएम से रिलेटेड। तो फिर से मैं आपसे कहूँगा जो हाईलाइटेड या बोल्ड में लिखा है सिर्फ आप उसी को पढ़ेंगे। तो कैच 22 सिचुएशंस, तो आप इसे याद रखेंगे। कैच 22 सिचुएशन का जो मीनिंग होता है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों आपने इसे देखा, कैच 22 सिचुएशन का जो सिंपली मीनिंग होता है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जिसका जो प्रॉब्लम का जो हल है वो निकालना इम्पॉसिबल है, मतलब नामुमकिन है। तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे कैच 22 सिचुएशन। तो आप इसे याद रखेंगे कि कैच 22 सिचुएशन का जो मीनिंग का ईडियम होता है, तो वो होता है कि आप एक ऐसी स्थिति में या फिर ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुके हैं जिसका सोल्यूशन निकालना या सोल्यूशन आपके लिए ढूंढ पाना वो नामुमकिन है। तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। फिर अगला जो वर्ड आता है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर जो वर्ड है आप उसको देखेंगे। तो इसमें एडवाइज्ड जो ब्रैकेट में दिया है उसका जो वर्ड है, जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है, वो आपने बताना है। तो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, तो एडवाइस की जगह जो सही वर्ड आएगा हमारा वो प्रिस्क्राइब हो जाएगा। तो जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर किसी दवा को देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो प्रिस्क्राइब जो है वो एक सही रिलेटेड वर्ड है डॉक्टर्स के टर्म में। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि सेंटेंस के अनुसार जो सही वर्ड आता है हमारा एडवाइस की जगह, कि डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं दवा लेने के लिए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी इस डिसीज़ में या फिर इस ट्रीटमेंट में। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा फिर से एंटोनिम। तो एंटोनिम में हमसे इस बार पूछा गया है जो अंडरलाइन पार्ट है, क्लैंडस्टाइन। तो क्लैंडस्टाइन हमारा जो वर्ड है उसका हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ओवर्ट, ये हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है वो होता है सीक्रेट या फिर जो छुपा हुआ हो, और इसका ठीक अपोजिट या फिर एंटोनिम ओवर्ट हो जाएगा। ओवर्ट मतलब खुला या फिर प्रकट होना, जिसे कहेंगे ये सीक्रेट नहीं है, ये सबके सामने खुला हुआ है या फिर सबके सामने ये नज़र आ रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे, क्लैंडस्टाइन जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ होता है, और ओवर्ट जो वर्ड है हमारा उसका एंटोनिम हो जाएगा क्लैंडस्टाइन का, और ओवर्ट का मतलब है हमारा कि खुला होना या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से सामने हमें दिखाई दे रहा हो। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो हम देखते हैं इसमें हमसे कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। समवन हु इज़ रिजर्व्ड एंड शाई, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो रिजर्व रहता हो, बोलने में झिझक करता हो और थोड़ा शर्माता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट। तो आप इसे याद रखेंगे, इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता, अपनी बातें नहीं शेयर कर पाता, या फिर उसे बहुत झिझक होती है या बहुत शर्म आती है। तो इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों इंट्रोवर्ट। इसी का अपोजिट हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी से भी अनजान से बात करने में कोई झिझक नहीं होती, वो सबके सामने खुल के बात कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये दोनों क्या है, वर्ड है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिसे कोई शर्म नहीं है, कोई रिजर्व नहीं रहता, किसी के सामने कुछ भी खुल के बोल सकता है, जबकि इंट्रोवर्ट जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे शर्म आती है, रिजर्व रहता है और सबके सामने वो बात नहीं कर सकता। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एंटोनिम। तो इसमें हमें देखना है कि एंटोनिम कौन सा है। तो अंडरलाइन पार्ट जो है वो एंटोनिम है जो कि है प्लेसिड। तो प्लेसिड जो वर्ड है हमारा उसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्री। प्लेसिड का मतलब होता है काम डाउन या फिर शांत होना। तो आप इसे याद रखेंगे, प्लेसिड, द प्लेसिड कन्वर्सेशन, मतलब दो लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन है वो प्लेसिड है, मतलब सभ्य तरीके से शांति रूप से है। लेकिन इसका अपोजिट एंग्री हो जाएगा। एंग्री मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला। तो आप इसे याद रखेंगे, प्लेसिड कन्वर्सेशन जो कि शांतिपूर्वक हो, और उसी का प्लेसिड का अपोजिट वर्ड एंग्री हो जाएगा। तो एंग्री मतलब गुस्सा। फिर अगला वर्ड आता है हमारा जो कि ईडियम से पूछा गया है। तो ईडियम है हमारा जो बोल्ड में लिखा हुआ है, रनिंग अराउंड इन सर्कल। तो आप इसे याद रखेंगे, कौन सा ईडियम है हमारा, रनिंग अराउंड इन सर्कल। इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स।
तो दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है वो है कि आप बहुत एक्टिव हैं पर आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। जैसे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, रनिंग अराउंड इन सर्कल, गोल गोल घूम रहे हैं आप और आपको कोई रिजल्ट जो है वो हाथ नहीं लग रहा है। मतलब जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपके हाथ में नहीं लग रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को ईडीएम के तौर पर कहेंगे, रनिंग अराउंड इन सर्कल टू बी वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट्स। अगला वर्ड आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप इसे याद रखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें कौन सा है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर। तो एक ऐसा विज्ञान जहाँ पे ग्रोइंग वेजिटेबल होता है, फ्रूट एंड फ्लावर्स, तो ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर आप इसे याद रखेंगे, जहाँ पे सब्जियाँ, पेड़ पौधे, फूल पौधे उगाए जाते हैं, उनकी खेती करी जाती है, उन्हें हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो इसमें हमें अंडरलाइन जो वर्ड लिखा है इसका सिनोनिम हमें बताना है। तो ये जो वर्ड है अनएक्नॉलेज्ड। तो अनएक्नॉलेज्ड का मतलब होता है कि हमें ठीक से नहीं पता, या फिर ये जो अनुचित तरीका है ये हमें ठीक से नहीं पता। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। तो अनआइडेंटिफाइड का मतलब भी यही होता है कि हमें जो है इसके बारे में उचित जानकारी नहीं है, मतलब हमें ये चीज़ अज्ञात है, हमें इसकी पहचान नहीं है। तो अनआइडेंटिफाइड, हमें इसकी पहचान नहीं है, इसी का सिनोनिम है अनएक्नॉलेज्ड, कि हम इसे नहीं जानते, हमारा इससे कोई भी पहचान नहीं है, ये हमारे लिए अज्ञात है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, जो कि हमसे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। वन हु इज़ बूट लिकर एंड फ्लैटरर। तो इसमें आपसे पूछा गया है वन हु इज़ बूट लिकर एंड फ्लैटरर। तो ये आपका जो वर्ड हो जाएगा साइकोफेंट हो जाएगा। तो साइकोफेंट जो है वो होता है चापलूसी या फिर चुगलखोर। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसको बोलते हैं साइकोफेंट या फिर चापलूस या चुगलखोर, वन हु इज़ बूट लिकर। अगला जो वर्ड है हमारा, ये पूछा गया है ईडियम से। तो ईडियम एंड फ्रेसेस से आता है हमारा वर्ड डॉटर इज़ जस्ट चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ये आपने याद रखा होगा। इसका इडियम जो होता है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। मतलब आप अपने बिल्कुल माँ बाप की जैसे हैं, आप अपने पेरेंट्स की जैसे सिमिलर तरीके से एक्टिविटी करते हैं। मतलब आप दिखने में सेम हो सकते हैं, आपका व्यवहार उनसे सेम हो सकता है, मतलब काफ़ी सिमिलर होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का जो मीनिंग होता है वो होता है कि आप अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से काफ़ी सिमिलर चीज़ें रख रहे हैं। मतलब आपका नेचर सिमिलर हो सकता है, आपका रहने का तरीका या फिर आपका कुछ हद तक चेहरा भी सिमिलर हो सकता है। तो उसी को कहा जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। अगला जो वर्ड आता है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और ये एंटोनिम पूछा गया है किस वर्ड का? तो ऑफेन का वर्ड जो है हमारा, उसका एंटोनिम पूछा गया है। तो ऑफेन वर्ड जो होता है वो शेल्डम हो जाएगा। तो ऑफेन का मीनिंग होता है अक्सर, लगातार या फिर बार बार। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑफेन मतलब कोई भी चीज़ बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, तो उसे ऑफेन कहेंगे, ऑफेन एक्टिविटी। और अगर सेल्डम, इसका जो एंटोनिम है, इसका अपोजिट सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, मतलब बहुत टाइम के बाद कभी कभी कोई चीज़ होना, सेल्डम एक्टिविटी। तो ऑफन आपने याद रखा कि मतलब लगातार या फिर बार बार होने वाली कोई भी चीज़, और इसका ठीक अपोजिट सेल्डम मतलब कभी कभी ये होने वाली चीज़। अगला वर्ड आता है हमारा दोस्तों एंटोनिम से रिलेटेड है, और एंटोनिम कौन सा हमें बताना है, जिस पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो है इनसॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट जो मीनिंग आता है हमारा वो देता है बैंकक्रप्ट होने का, मतलब कि हमें पास कुछ नहीं है, हम दिवालिया हो चुके हैं। तो ऐसे वर्ड को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो इंसॉल्वेंट का मीनिंग आपने देखा कि ऐसा मीनिंग, आपके पास कुछ नहीं है, आप इंसॉल्वेंट हैं, मतलब आप कर्ज में डूबे हुए हैं। और फिर इसका एंटोनिम हमें बताना है, तो एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट मीनिंग होता है समृद्ध इंसान, जिसके पास सब कुछ है, पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। तो एफ्लुएंट आप इसे याद रखेंगे कि आपके पास काफ़ी सब कुछ चीज़ें हैं, आप आराम से रह रहे हैं। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम हो जाएगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो अच्छे से नहीं रह रहा है, जो कर्ज में है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, जो कि ईडियम से रिलेटेड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन ईडियम। तो एचेल्स हील। तो एचेल्स हील का जो मीनिंग होता है वो है ऑप्शन नंबर पहला होता है कि कमज़ोर बिंदु या फिर कमज़ोर क्षेत्र। तो वर्नरेबल पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का कमज़ोर पॉइंट होता है, मतलब कमज़ोर बिंदु, कमज़ोर क्षेत्र। तो आपने इसे अच्छे से याद रख लिया। एचेल्स हील मतलब होता है वर्नरेबल पॉइंट, मतलब कोई भी चीज़ का जो कमज़ोर हिस्सा होता है, कमज़ोर कड़ी का या फिर कमज़ोर बिंदु होता है, उसी को एचेल्स हील्स कहा जाता है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, एंटोनिम से रिलेटेड है, और एंटोनिम किसका बताना है, जो अंडरलाइन पार्ट है स्टेबल। तो स्टेबल का हमें बताना है एंटोनिम। तो स्टेबल का मीनिंग हो जाएगा, जो एंटोनिम हो जाएगा वो म्यूटेबल हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। आप इसे पढ़ के समझ पाए होंगे कि स्टेबल मतलब होता है एक जगह स्थिर होना, मतलब आप जहाँ पे रुके हुए हैं आप वहीं पे रुके रहेंगे, स्टेबल हैं आप। और दूसरी तरफ इसका एंटोनिम म्यूटेबल, मतलब जो अस्थिर है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलने योग्य है, जो इधर से उधर हो सकता है, तो उसी को म्यूटेबल कहेंगे। तो आपने देखा स्टेबल मतलब स्थिर कोई चीज़ जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, म्यूटेबल मतलब होता है परिवर्तनशील या फिर जो अस्थायी हो, जो बदलने के योग्य हो।
अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो इसमें हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द वन हु लव्स मैनकाइंड। तो ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड मतलब मानवता को पसंद करे, उससे प्यार करे, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, द वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता या मानव लोगों से प्यार करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो कि ईडियम से रिलेटेड है, और ईडियम हमें बताना है जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो है विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होता है डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी इंसान ने आपको कुछ बताया है तो आप उसकी बताई हुई बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपके मन में एक छोटा सा डाउट है, एक शक है, तो उसी को कहते हैं विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब आप पूरी तरह से उसकी बात से सहमत नहीं है, आपको उसकी बातों में कुछ ना कुछ जो है वो डाउट लग रहा है, कुछ ना कुछ शक लग रहा है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा गिवन ईडियम। तो ईडियम से रिलेटेड है ये भी, वाटर अंडर द ब्रिज। तो ये आपसे पूछा गया है ईडियम, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। तो वाटर अंडर द ब्रिज का जो मीनिंग है वो हमें बताता है पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। जो हमारा जो पीछे वाला जो टाइम है, पास्ट का जो टाइम है, वो हमारे आगे वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उससे पिछला जो टाइम है उसे भूल कर आप आगे बढ़िए। ये हमें ये ईडियम बताता है, इसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है, वाटर अंडर ब्रिज, पास्ट इवेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। जो हमारे पास्ट का जो टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम बीत गया है, वो आने वाले टाइम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एंटोनिम से रिलेटेड है, और ये हमारा जो वर्ड है अंडरलाइन पार्ट है स्नीयर्ड। तो स्नीयर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि मजाक उड़ाना, उपहास करना या फिर तिरस्कार करना, मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर अगला जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो लॉडेड हो जाएगा, मतलब आप किसी की सराहना कर रहे हैं या फिर आप उसके गुण को अच्छा बता रहे हैं, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। तो आप इसे याद रखेंगे, स्नीयर्ड मतलब होता है किसी का अपमान या फिर उसका जो है मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, और इसी का ठीक अपोजिट लाउडेड हो जाएगा, मतलब आप उसके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी सराहना कर रहे हैं। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन अ सेंटेंस। तो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपसे अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है किसका, फ्रूइशन का। तो फ्रूइशन का मीनिंग जो होता है वो है हमारा किसी भी चीज़ का उपलब्धि करना या फिर जो आपने अपने बातों में कहा है उसको पूरा कर देना। तो आप उसे जो अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा उसका मिलता जुलता मीनिंग हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। तो फ्रूइशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को जो आपने कहा है वो पूरा साबित करना, पूर्ण तरीके से करना। तो उसी का सिनोनिम या फिर उससे मिलता जुलता अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का भी मीनिंग यही होता है कि जो आपने बात कही है वो आपने पूरी कर दी, कोई भी चीज़ उसे पूरी कर देना। उपलब्धि भी हो सकती है और अपनी कही हुई चीज़ को पूरा कर देना। तो फ्रूइशन का जो मीनिंग है उसने पूरा किया या फिर उसकी बातों में जो उसने कहा था वो उसने पूरा किया। इवन थ्रू जो सेंटेंस में लिखा है, इवन थ्रू जेम्स वॉन द इलेक्शन ही हैज़ नॉट ब्रॉट एनी ऑफ हिज कैंपेन प्रॉमिस टू फ्रूशन। तो फ्रूशन जैसा कि उसने कहा था कि वो कोई भी कैंपिंग नहीं करेगा, इसके बावजूद भी वो इलेक्शन में जीत गया। तो इसकी बात क्या हुई, सही साबित हो गई, मतलब उसने जो बोला वो पूर्ण तरीके से सही बोला। तो उसी का जो राइट मीनिंग हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। आज का हमारा दोस्तों लास्ट वर्ड आता है जो कि CGL Tier 2 एग्जाम में पूछा गया था। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये भी। इसमें हमसे पूछा गया है एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे जैसे उगने के स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं उसे पेरगोला कहते हैं। जैसा आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और उसी पे पेड़ पौधे अपनी सहायता से ऐसे उगते हैं। तो आप इसे देख के अच्छे से समझ पा रहे होंगे, एन आर्क स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स, तो इसे पेरगोला कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें कंप्लीट 2023 CGL का जो वोकेबलरी पोर्शन होता है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसी टाइप की वोकेबलरी जो है आपसे इस साल भी 2024 के CGL Tier 2 में पूछी जाएगी। तो आप इसी तरह की वोकेबलरी जो है अपने एग्जाम्स के लिए याद करके जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हमारा इस चैनल SSC Book SB को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में।